बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। बच्चों, आज हम चैप्टर 1 का लास्ट एसएलओ पढ़ने जा रहे हैं। ये वो टॉपिक है जो हमने नाइन्थ में बहुत डिटेल पढ़ा हुआ है। ठीक, एसएलओ हमें कह रहा है कि हम एक्सप्लेन करें माइटोसिस और मियोसिस के प्रोसेस को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। ठीक है, डायग्राम्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। जो मैंने नॉलेज लिया है इस एसएलओ से वो डायरेक्ट माइटोसिस और मियोसिस है। नाइन्थ में हम इसे सेल डिवीजन कह देते हैं। जब आप सेल डिवीजन कह रहे होते हो तो आपको फिर वहां बताना पड़ता है कि जो माइटोसिस या मियोसिस का प्रोसेस है, सेल इससे पहले भी एक फेज से गुजरता है जिसे हमने नाइन्थ में इंटरफेस कहा था। तो मैं आपको अभी नाइन्थ वाले भी कुछ पॉइंट्स रिवाइज करवाने जा रहा हूं ताकि हम फ्लो के अंदर चलें कि माइटोसिस से पहले सेल के साथ क्या हो रहा है। तो माइटोसिस और उससे पहले वाली स्टेजेस जिन्हें आप इंटरफेस कहते हो, इन्हें मिला के हम सेल साइकिल कहते हैं। कॉमन बातें नाइन्थ में पढ़े हुए हैं। क्यों चाहिए जी? कि आपके पास जो सेल साइकिल है ये वो प्रोसेस है जिसमें सेल ग्रो करता है, अपने डीएनए की कॉपी बनाता है और फाइनली एक से दो सेल बना देते हैं। ठीक हो गया। ये प्रोसेस स्टार्ट जब होता है तो आपके पास एक पेरेंट सेल होता है जो इस प्रोसेस के एंड पे एक से दो डॉटर सेल्स बना देता है। दो मेन फेसेस हैं। एक इंटरफेस है जिसमें सेल ग्रो करेगा, अपनी कॉपी बनाएगा और डिवाइड होने के लिए तैयार होगा। और जब डिवाइड होने लगेगा तब हम इसे माइटोटिक फेस का नाम दे देंगे। ठीक है। अब माइटोटिक फेस को जब हम फर्दर पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है इसमें भी दो सब फेसेस हैं। एक वो फेस है जहां पे न्यूक्लियस डिवाइड करता है जिसे आप कैरियोकाइनेसिस बोलते हो। फिर आप देखते हो कि फाइनली साइटोप्लाज्म या सेल डिवाइड करता है और हम इसे साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। मैंने हर फेस की यहां स्लाइड में ही पीपीटी इसके अंदर वीडियो इंसर्ट कर दी है, आपने ये देख लेनी है। ठीक है, ये नाइन्थ में हम चीजें पढ़ चुके हैं। यही सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं आप इसके अंदर साथ विजुलाइज करते जाओगे। इंटरफेस जो है ये हमने नाइन्थ में भी पढ़ा था। इसे गलती से ना रेस्टिंग फेस कह दिया जाता है और ये गलती हमें इसलिए लगती है कि इसमें हम देखते हैं सेल डिवाइड नहीं कर रहा तो हम कहते हैं लो जी नॉर्मल एक्टिविटीज हैं तो वो रेस्टिंग स्टेज में है। ऐसा नहीं होता। ये फेज जो है इसमें बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती हैं क्योंकि इसी फेज में सेल को तैयार किया जाएगा कि वो आगे नेक्स्ट फेज में डिवाइड हो सके। ठीक है, ये सारी बातें मैं बता चुका हूं कि सेल ग्रो कर रहे हैं, डीएनए की कॉपी बन रही है, जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स चाहिए सेल को अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, वो तमाम प्रोटीन्स जो हैं वो इसी फेज में बनती हैं। ठीक है, और मजे की बात यह है कि जिसे आप गलती से रेस्टिंग फेज कहते हो, सेल अपना जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इसी फेज में गुजारता है, तो ये किसी भी सूरत रेस्टिंग फेज नहीं है। ये जो आपके पास इंटरफेस है ना, इसको फर्दर हमने थ्री फेसेस के अंदर डिवाइड किया है। G1 फेस, S फेस, G2 फेस। वीडियोस नहीं मैं चला रहा क्योंकि ये नाइन्थ वाला कंटेंट है, हम बस जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं। आप किताब भी देखोगे तो उसमें भी डायरेक्ट माइटोसिस मियोसिस से पहले इन टर्मिनोलॉजीज को रिवाइज किया गया है। ठीक है। G1 फेस, G1 फेस वो है जहां आपने देखा पिछली माइटोसिस हुई और उसके नतीजे में दो सेल बन गए। ये जो अब दो नए सेल बने हैं ना, इसमें से हर सेल अब G1 फेस में से गुजर रहा है। तो जब ये G1 फेस में से गुजर रहा है तो आप देखो सेल डिवीजन की वजह से इसका साइज छोटा हो गया हुआ है। तो पहले तो ये अपना साइज बड़ा करेगा और साइज बड़ा करने का मतलब है इसमें नए कंपोनेंट्स बन रहे हैं, स्ट्रक्चर भी और बहुत सारे एंजाइम्स भी। ठीक है, जो कि प्रोटीन्स हैं। इसलिए आप देखोगे कि ग्रोथ की वजह से इसमें बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा है और ज्यादातर जो सेल अपना टाइम है इंटरफेस का वो G1 में गुजार रहे हैं। ओवरऑल सेल साइकिल का ज्यादा टाइम इंटरफेस में, इंटरफेस में से भी ज्यादा टाइम G1 फेस में। नेक्स्ट फेस आता है S फेस। जब सेल अपना फुली साइज अटेन कर लेता है, अब इसे जरूरत पड़ती है कि ये अपने डीएनए की कॉपी बनाए ताकि डीएनए को डबल किया जाए और फाइनली जब सेल डिवाइड हो तो वो जो डबल डीएनए है वो इक्वली डिवाइड कर सके दो सेल्स के अंदर। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके पास जो सेल डिवीजन के नतीजे में सेल बनेंगे वो एबनॉर्मल सेल्स होंगे। तो एस फेस में ये देखो, ये आपके पास एक क्रोमोसोम है, देख रहे हो? मुझे क्वेश्चन करना चाहिए था लेकिन मैं आपको खुद ही बता रहा हूं। ये एक क्रोमोसोम है।
और ये भी एक क्रोमोसोम है। आइमा जरा बताओ क्या फर्क है दोनों में। वैसे तो मैं क्वेश्चन करता हूं कि इनमें से कितने कितने क्रोमोसोम है एक साइड और दूसरी साइड पे, लेकिन ये चीज मैं आपको खुद ही बता देता हूं, दोनों साइड पे एक ही क्रोमोसोम है। फर्क क्या आ रहा है आइमा? एक सिस्टर क्रोमेटिड है और इधर एक पूरा क्रोमोसोम है। कौन सा सिस्टर है कौन सा पूरा है सिस्टर और कौन, क्रोमेटिड ये क्या है? सिंगल वाला जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड है, और और ये जो डबल वाला है तो वो दो सिस्टर क्रोमेटिड से बना है, तो वो क्रोमोसोम बन गया। ये क्रोमोसोम नहीं है सिंगल वाला? क्रोमोसोम मतलब दो सिस्टर क्रोमेटिड्स मिलकर क्रोमोसोम बना रहे हैं। तो ये क्या है? इसमें तो दो नहीं सिस्टर है। क्रोमेटिड। तंग क्यों हो रही हो? अब जरा नहीं ध्यान कह से रही सुनो। कि अब मैं सुन रहा हूं, मुझे हंसी भी आ रही है कि नहीं ऐसा नहीं है। देखो आप सारी टर्मिनोलॉजी से वाकिफ हो, आपको पता है सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, इसका मतलब आपको क्रोमेटिड का भी आइडिया है, क्रोमोसोम का भी आइडिया है। लेकिन बच्चे कहां लैक कर रहे होते हैं, वो कंसेप्ट्स को क्लियरली कन्वे नहीं कर पाते क्योंकि उनके जहन में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रह जाती है, जिसे अनफॉर्चुनेटली एक कन्वेंशनल एकेडमी का टीचर भी एड्रेस नहीं कर रहा होता। लेकिन ये चीज आपको एमडी कैट में बहुत डिस्टिंग्विश कर देती है। एफएससी में तो रट्टे लगा के हो सकता है बच जाओ, जो कि अब भी मुश्किल है क्योंकि अब आपके एसएलओ एग्जाम्स आएंगे। मैंने कहा ये भी एक क्रोमोसोम है ये भी एक क्रोमोसोम है, तो फिर तो बहस ही खत्म होगी ना, ये हाफ है ये फुल है, इसमें एक है इसमें दो है। आपके पास जो एक क्रोमोसोम है ना, हमेशा याद रखना, ये असल में डीएनए का एक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, डीएनए का एक मॉलिक्यूल होता है जो अरेंज होके आपके पास एक क्रोमोसोम बनाता है। आप ध्यान से अपने अंडरस्टैंड करना है, ये जो आपके पास पहले वाली डायग्राम है ना, ये एस फेस में जब सेल एंटर होता है, ये वो वाली डायग्राम है। यानी जिस वक्त सेल एस फेस में है या एस फेस से पहले G1 फेस में है, उसके तमाम क्रोमोसोम इस तरह के होते हैं कि हर क्रोमोसोम में एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। लेकिन जैसे ही सेल एस फेस में जाता है, तो मैंने अभी बताया कि एस फेस में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। जब आपके पास डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो आप देखते हो आपके पास क्रोमोसोम इस शेप में आ जाता है। पहले भी वो एक क्रोमोसोम था, अब भी वो एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन आपको यहां पे दो स्ट्रैंड नजर आ रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि वो जो एक स्ट्रैंड था उसके आगे उसका एक डुप्लीकेट बन चुका है एस फेस के अंदर। ठीक है, अब यहां पे जहां पे दो स्ट्रैंड्स आ गए हैं, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, इस स्ट्रैंड की कॉपी हुई है ना, तो दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं, इसलिए हम इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। तो सिस्टर क्रोमेटिड की टर्म आपने तब यूज करनी है जब दो स्ट्रैंड्स आ जाएंगे। जहां पे सिंगल स्ट्रैंड है, यहां सिस्टर क्रोमेटिड की टर्म यूज नहीं करनी। ठीक है, और क्रोमेटिड क्या है? क्रोमेटिड यही एक की कॉपी। अगर ये आपके पास एक क्रोमेटिड है तो ये उसका दूसरा क्रोमेटिड है। ये हुआ, ये वो आपके पास क्रोमोसोम की शेप है जो एस फेस में आती है जब उसका डीएनए रेप्लिकेट करता है। अब यहां बच्चे क्या गलती करते हैं, इवन आप देखोगे बुक्स तक में ये गलती होती है। हमें कह दिया जाता है कि एस फेस वो फेस है जिसमें क्रोमोसोम डबल हो रहे हैं। ऐसा नहीं होता। क्रोमोसोम को छेड़ने का मतलब है कि इंसान इंसान ही नहीं रहा। जो भी स्पीशीज है उसके क्रोमोसोम फिक्स होते हैं। हमारे क्रोमोसोम 46 से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर आप कहते हो कि एस फेस में वो डबल हो रहे हैं, तो ये बहुत हमाकत वाली बात है, और ये किताब तक में आपको मिलता है, और टीचर भी ऐसी फ्लो में कह जाते हैं। क्रोमोसोम नहीं, डीएनए डुप्लीकेट करता है। एक क्रोमोसोम, यहां भी एक क्रोमोसोम, लेकिन यहां पे एस फेस के बाद डबल क्वांटिटी है डीएनए की। अब जब आप देखोगे सेल डिवाइड होगा ना, तो यहां सेंटर से सेल डिवाइड होगा, तो जो दो नए सेल बनेंगे उनमें इस तरह के एक एक क्रोमेटिड जाएंगे। तो अगेन आपके पास पहले वाली शेप आ जाएगी, जैसा पेरेंट सेल के पास एक क्रोमेटिड था, ऐसे ही जब आपके पास डॉटर सेल बने तो उनमें भी एक एक क्रोमेटिड आ गया। क्लियर हुई है ये बात? जल्दी से मुझे बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। यस सर, हो गया। गुड। आगे आपके पास है जी G2 फेस। G2 फेस वो फेस है जिसके फौरन बाद सेल ने डिवाइड करना है, तो इसका मतलब है यहां सेल को प्रिपेयर किया जाएगा। अब G1 में भी प्रोटीन बनी थी, G2 में भी प्रोटीन बन रही है। यहां अब जो प्रोटीन बन रही है ना,
वो स्पेसिफिकली वो प्रोटीन्स हैं जो सेल डिवीजन में अपना रोल प्ले करने जा रही हैं। ठीक है, G1 में जो प्रोटीन बन रही थी वो प्रोटीन थी जो मेटाबॉलिज्म बढ़ा के सेल को ग्रो करवा रही थी। और साथ ही साथ आप देखोगे यहां पे सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये वही स्पिंडल फाइबर्स हैं जिन्होंने सेल डिवीजन के दौरान, माइटोसिस के दौरान क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होना है और उन्हें एक दूसरे से अलग करना है। ये जरा पीछे आओ, यहां पे ये आपके पास क्रोमोसोम जो है, इनके साथ आप देखोगे ये स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होंगे, और जब ये स्पिंडल फाइबर कंट्रैक्ट करेंगे तो ये क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग होके नए सेल्स में जाएंगे। जी नोट फेस, कल भी हमने इस पे बात की। जी नोट फेस हम कहते हैं ये सेल साइकिल का हिस्सा नहीं होता, और ये वो फेस होता है जिसमें हम देखते हैं कि सेल G1 फेस को छोड़ के इसमें आता है, और जब वो G1 फेस को छोड़ के जी नोट फेस में आता है तो इसका मतलब ये लिया जाता है कि अब जो सेल जी नोट फेस में है ये डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि डिवाइड करने के लिए इसे सेल साइकिल का हिस्सा बनना पड़ेगा, जबकि जी नोट में आने का मतलब है कि ये उस प्रोसेस से निकल चुका है। ये देखो आपके पास नर्व सेल्स और मसल सेल्स, इसकी एग्जाम्पल भी दी हुई है। सेल अपने नॉर्मल फंक्शन तो परफॉर्म करेगा लेकिन डिवाइड नहीं करेगा। चलो जी, अब हम स्टार्ट करते हैं जो स्पेसिफिकली हम फर्स्ट ईयर में अब इस टॉपिक को डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। माइटोसिस जो है ये अब आपके पास एक तरह से फाइनल स्टेज है सेल साइकिल की। G1 भी हो गया, SP हो गया, G2 भी हो गया, फाइनली अब सेल ने डिवाइड करना है। अगेन दो फर्दर सब फेसेस हैं, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। ठीक है, और ये जो फेसेस हैं ये अनकंट्रोल्ड नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि सेल अपनी मर्जी से कुछ देर G1 में गुजारेगा फिर S में चला जाएगा, जब दिल किया S से G2 में आ गया, और जब दिल किया आपके पास माइटोसिस में आ गया। हर स्टेज पे सेल साइकिल में आप देखोगे चेक पॉइंट्स होंगे। चेक पॉइंट से मुराद है कि कंट्रोल्ड होगा हर फेस। जब सेल उस फेस की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेगा और नेक्स्ट फेस के लिए तैयार हो जाएगा, तभी आप देखोगे सेल नेक्स्ट फेस में एंटर होगा। ठीक है, तो आपके पास प्रॉपर चेक पॉइंट्स होते हैं जो इस चीज को इंश्योर करते हैं कि सेल रेडी है नेक्स्ट स्टेज के लिए, ताकि आपके पास फाइनली सेल डिवीजन के दौरान जब सेल डिवाइड करे तो जो दो नए सेल्स बने वो नॉर्मल होने चाहिए। कह रहा है सेल साइकिल जो है ये आपके पास बहुत ही टाइटली रेगुलेटेड है, वही चीज जो मैंने बता दिया। ठीक है, और इसमें आप देखते हो प्रॉपर सिग्नल पाथवेज होते हैं। अब ये ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आपसे पहले बच्चों को नहीं पता होती थी, लेकिन इस करिकुलम ने चूंकि सेल सिग्नलिंग का नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करवा दी है, तो अब आप समझ सकते हो कि सेल सिग्नलिंग असल में क्या चीज है और किस तरह से ये सेल डिवीजन को भी रेगुलेट करती होगी। और क्यों ऐसा किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बॉडी में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है ना, ये हेल्दी रहे। जितना बॉडी को नए सेल्स चाहिए उतने ही सेल्स डिवाइड करके नए सेल बनाए। अगर ये चीज कंट्रोल नहीं होगी और सेल डिवीजन माइटोसिस जरूरत से ज्यादा होगी तो हम इस बीमारी को क्या नाम देते हैं? अगर सेल डिवीजन जरूरत से ज्यादा हो, अनकंट्रोल्ड हो। आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा बोलो। कैंसर। गुड, कैंसर, ट्यूमर। बुनियादी प्रोसेस है जी जिसमें सेल डिवाइड करके जो दो डॉटर सेल्स बनाता है, उनमें फीचर ये होती है कि माइटोसिस में बनने वाले जो दो डॉटर सेल्स हैं ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, इनमें डीएनए लेवल पे कोई चेंज नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा प्रोसेस भी है जहां जो दो नए सेल बन रहे होते हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, और हमें मालूम है कि हम उस प्रोसेस को मियोसिस बोलते हैं। क्लियर है? और वहां पे दो की बजाय चार सेल्स बन रहे होते हैं। किस लिए? सेल में इसकी सिग्निफिकेंस क्या है बॉडी में? हमारी बॉडी जब ग्रो करती है, आप देखते हो एक छोटा सा बेबी होता है लेकिन वो एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में ग्रो कर जाता है। वो जो उसकी ग्रोथ हुई है, साइज इंक्रीज की है, वो इसलिए किया है कि उसके बॉडी सेल्स माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करके नए सेल्स बना रहे होते हैं। इसी तरह अगर कहीं पे इंजरी आ जाती है तो टिश्यू रिपेयर जो है ये भी माइटोसिस के थ्रू किया जाता है, कि जो डैमेज सेल्स हो गए उन्हें माइटोसिस से हेल्दी सेल्स के थ्रू रिप्लेस किया जाता है। ठीक, माइटोसिस जो है ये आपके पास बॉडी के सोमैटिक सेल्स में हो रही है। अब ये टर्मिनोलॉजी आपने याद रखनी है।
सोमैटिक सेल्स मैं पहले भी बता चुका हूं, हम उन सेल्स को कहते हैं जिनका रिप्रोडक्शन में रोल नहीं होता, ठीक है। और इसमें आपकी बॉडी के तमाम सेल्स आते हैं सिवाय गैमीट्स के, स्पर्म और एग के। तो जो आपके सोमैटिक सेल्स हैं ये माइटोसिस के थ्रू ग्रो करते हैं और ये प्रोसेस आपके पास प्लांट्स, एनिमल, फंजाई सभी में हो रहा होता है। अब आते हैं फेसेस के ऊपर, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस से स्टार्ट करते हैं, जहां सबसे पहले न्यूक्लियस ने डिवाइड करना है। अब ये जो स्टेप है ये आपके पास माइटोसिस में भी है और मियोसिस में भी है, क्योंकि दोनों केस में सेल डिवाइड कर रहा है। सेल डिवाइड करने का मतलब है कि आपके पास न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास जो जेनेटिक मटेरियल है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें जो दो नए डॉटर सेल्स बन रहे होते हैं उनके अंदर, ठीक है। ये लास्ट बातें हमने पढ़ी हुई है कि जेनेटिकली सिमिलर होंगे। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जी, माइटोटिक ऑपरेटस। अभी अगर याद करो G2 फेस में हमने बात की थी कि जहां सेल बहुत सी प्रोटीन्स बना रहा होता है वहीं पे वो स्पिंडल फाइबर्स भी बनाना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट फेस में जब कैरियोकाइनेसिस हो तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये ऑर्गेनाइज होके क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाएं, ठीक है। ये जो आपके पास स्पिंडल फाइबर्स हैं ये माइटोटिक ऑपरेटस का हिस्सा है। माइटोटिक ऑपरेटस वो स्ट्रक्चर है जिसने क्रोमोसोम्स को सेल में पहले तो सेंटर में अरेंज करना है, फिर अरेंज करने के बाद उन्हें डिवाइड करना है, एक दूसरे से सेपरेट करना है। अब 9th में हम सिर्फ इतना ही बता देते हैं कि जी सेंट्रियोल्स और स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये माइटोटिक ऑपरेटस हैं जो आपके पास सेल डिवीजन में रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन कैंटब की बुक में हमने इस चीज का ख्याल रखा है कि अब आपको एडवांस लेवल दिया जाए, थोड़ा डिटेल बताया जाए कि ये माइटोटिक ऑपरेटस जो है ये है क्या। तो माइटोटिक ऑपरेटस आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये, इनके साथ कुछ प्रोटीन्स हैं और साथ ही साथ सेंट्रोसोम्स हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें आप कलेक्टिवली नाम दे रहे हो माइटोटिक ऑपरेटस का। इनका काम है कि इन्होंने सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स को मूव करवा के सेंटर में अरेंज करवाना है और फाइनली उन्हें एक दूसरे से सेपरेट करवाना है। पहला कंपोनेंट देखते हैं जी माइटोटिक ऑपरेटस का, ये है स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स। दूसरा कंपोनेंट है सेंट्रोसोम। तीसरा है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स और फाइनली एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो आपके पास कंपोनेंट्स हैं इन्हें आप कलेक्टिवली कह रहे हो माइटोटिक ऑपरेटर्स, और इनके साथ कुछ एसोसिएटेड प्रोटीन्स भी हैं जो पिछली स्लाइड में मैंने कहा। ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये इन फाइबर्स की एसिमिलेशन में अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। वन बाय वन देखते हैं। स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स ये असल में आपके पास लॉन्ग थिन प्रोटीन फिलामेंट्स हैं जी। ये बारीक से फिलामेंट्स होते हैं प्रोटीन के और ये बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के। इसको अंडरलाइन कर लो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बन कहां से रहे होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये बन रहे होते हैं सेंट्रोसोम से। सेंट्रोसोम्स क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स। अब मैं आपको इसको अंडरस्टैंड करवाता हूं। ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है ना ये आपस में आके अरेंज होना शुरू हो गए और इनकी अरेंजमेंट से आप देख रहे हो कि आपके पास यू प्रोटीन फिलामेंट बन रहे हैं। और ये जो प्रोटीन फिलामेंट्स हैं ये पीछे एक स्ट्रक्चर से बन रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को हम सेंट्रियोल कह रहे हैं। जहां पे आप देख रहे हो ये ट्यूबुलिन के प्रोटीन्स आके अरेंज होती जा रही हैं और इनकी अरेंजमेंट से ये फिलामेंट बन रहा है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल है। अब सेंट्रियोल मजे की बात यह है कि ये आपके पास सेल के ऑपोजिट एंड्स पे हैं। सेल के ऑपोजिट एंड पे इसलिए है ताकि ये सेल के क्रोमोसोम्स को सेल के सेंटर में अरेंज करवा सकें। ये देख रहे हो, ये मैंने आपके पास फाइनल डायग्राम बनाई है कि सेल के दो एंड्स पे सेंट्रियोल्स अरेंज हो गए हैं और यहां पे ट्यूबुलिन प्रोटीन्स को अरेंज करके
माइक्रोट्यूब्यूल के फिलामेंट बनना शुरू हो गए, जो आगे जाके क्रोमोसोम्स को सेल के सेंटर में अलाइन करेंगे, हम देखेंगे। तो ये आपके पास जो फिलामेंट्स बने हैं, इन्हीं को तो आप स्पिंडल फाइबर कहते हो। तो ये जो स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं, इनका जो बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, इसी को हम माइक्रोट्यूब्यूल कह रहे हैं। ठीक है, इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना। स्पिंडल फाइबर्स वो फाइबर्स हैं जिन्होंने क्रोमोसोम के साथ अटैच होना है। ये फाइबर्स अगर आप डिटेल से देखो तो असल में प्रोटीन फिलामेंट्स हैं, और वो प्रोटीन फिलामेंट्स असल में ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हैं। तो ये जो प्रोटीन फिलामेंट्स हैं, इन्हें आप कह रहे हो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिन्होंने अरेंज होके स्पिंडल फाइबर्स बनाने हैं। और स्पिंडल फाइबर्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स कहां अरेंज हो रही हैं? इस स्ट्रक्चर का नाम है सेंट्रोसोम। आई ये पॉइंट क्लियर हुआ है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या चीज है, और जहां ये ऑर्गेनाइज हो रहे हैं वो आपके पास सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम जो है ये आपके पास कह रहा है स्पेशलाइज्ड रीजन है सेल में, जहां पे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइज हो रही हैं। ठीक हो गया। और ये जो सेंट्रोसोम है, ये सेल के दो ऑपोजिट एंड पे आके अरेंज होता है। यूं अगर आपके पास सेल है तो आप देखते हो सेल के दो ऑपोजिट एंड्स पे आके ये सेंट्रियोल्स अरेंज होते हैं। मकसद क्या होता है? ताकि यहां से जो स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं वो क्रोमोसोम्स को सेल के सेंटर में अरेंज करें। अब ये जो स्ट्रक्चर है जहां पे सेंट्रियोल पड़े हुए हैं, इस स्ट्रक्चर को, इस रीजन को हम कह रहे हैं सेंट्रोसोम। क्लियर है? अब वो जो सेंट्रोसोम है, यहां से निकल रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स, जो कि कई तरह के हैं। स्पिंडल फाइबर में से एक टाइप है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। ये जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो क्रोमोसोम के ऊपर जाके बाइंड करेंगे। क्रोमोसोम के ऊपर जिस जगह ये फाइबर्स अटैच करते हैं, उस जगह को आप काइनेटोकोर बोलते हो, काइनेटोकोर रीजन। पीछे आते हैं डायग्राम पे। जहां हम एस फेस पढ़ रहे थे, ये देखो, मैंने आपके पास ये जो क्रोमोसोम के सेंटर वाला हिस्सा है, जहां ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं, इस जगह को हम कह रहे हैं सेंट्रोमेयर। ठीक है, अभी जो पीछे हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है वो सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम और सेंट्रोमेयर में कंफ्यूज नहीं होना। सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम का रीजन होता है जहां पे ये क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इस सेंट्रोमेयर में भी एक और रीजन होता है जिसे आप काइनेटोकोर रीजन बोलते हो। ये जो काइनेटोकोर रीजन है ना, ये वो जगह है जहां पे आप देखते हो ये काइनेटोकोर फाइबर्स आके अटैच होते हैं। क्योंकि काइनेटोकोर रीजन पे अटैच हो रहे हैं, इसलिए हम इन्हें काइनेटोकोर फाइबर का नाम देते हैं। ठीक हो गया। तो सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल, सेंट्रियोल में हम देख रहे हैं कि ट्यूबुलिन प्रोटीन्स आके अरेंज हो रही हैं, और अरेंज होके वो माइक्रोट्यूब्यूल के फिलामेंट्स बना रही हैं। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल के फिलामेंट्स हैं, अगर तो ये क्रोमोसोम के काइनेटोकोर रीजन पे आके बाइंड करें, तो बच्चों इन्हें हम नाम दे रहे हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखना है। ये वो फाइबर्स होते हैं जो क्रोमोसोम को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। दूसरे आपके पास है नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनके नाम से पता लग रहा है कि ये वो माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर्स हैं जो काइनेटोकोर रीजन के साथ बाइंड नहीं करते। तो फिर ये किसके साथ बाइंड करते हैं? ये आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं। ठीक है, आगे हम डायग्राम में भी देखेंगे। ये देखो, दो तरह के फाइबर्स हैं। एक फाइबर वो है जो क्रोमोसोम में
सेंट्रोमेयर और सेंट्रोमेयर में काइनेटोकोर रीजन के साथ अटैच हो रहे हैं। दूसरे वो हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ ही अटैच होते हैं, इन्हें हम कहते हैं नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनका भी क्रोमोसोम की सेपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो। जब आपके पास ये एक्सटेंड करते हैं ना, तो इनकी वजह से काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स पे प्रेशर एक्सर्ट होता है, और वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो फिर फाइनली क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से अलग करते हैं। ये देखो, आगे किसी डायग्राम से मैं आपको हाईलाइट करवाता हूं। ये लें जी, इस डायग्राम को जूम करें। यहां आप लोग देख सकते हो, ये असल में नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स हैं जी, जो आके आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो गए हैं। अब जब ये नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स ने कंट्रैक्ट करना है ना, एक्सटेंड करना है, तो इनकी वजह से ये जो काइनेटोकोर फाइबर्स हैं इन पे प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है, ये एक्सटेंड करेंगे, मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूं। जो नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स हैं ये जब एक्सटेंड करेंगे, तो ये जो काइनेटोकोर फाइबर्स हैं इन पे प्रेशर पड़ेगा, और इनकी प्रेशर की वजह से ये पीछे की तरफ आएंगे। कहां? जहां सेंट्रियोल है। जब ये सेंट्रियोल की तरफ पीछे की तरफ पुल होते हैं, तो उससे क्रोमोसोम पे प्रेशर पड़ता है, और यही वजह है कि नेक्स्ट फेज में आप देखते हो कि उस प्रेशर की वजह से एक क्रोमोसोम के जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इनकी भी बड़ी सिग्निफिकेंस है। यहां डायग्राम को देखो, आपके पास जहां पे फाइबर्स निकल के क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो रहे हैं या एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं, यहीं पे कुछ फाइबर्स ऐसे भी हैं, ये देखो, ये बाहर की तरफ जा रहे हैं। बाहर से मतलब है कि क्रोमोसोम की तरफ नहीं जा रहे, सेल मेम्ब्रेन की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नीचे आपके पास सेल मेम्ब्रेन है। ये देखो, ये जो फाइबर्स है ना, जो क्रोमोसोम्स के साथ नहीं अटैच होते बल्कि सेल मेम्ब्रेन वाली साइड पे निकलते हैं, इन्हें आप कहते हो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है, इनकी सिग्निफिकेंस आती है साइटोकाइनेसिस में, जब सेल ने डिवाइड करना होता है। ठीक, इसलिए हम कह रहे हैं दे रेडिएट आउटवर्ड। आउटवर्ड से मुराद है अवे फ्रॉम द क्रोमोसोम। किस तरफ? सेल मेम्ब्रेन की तरफ। जिस वक्त सेल ने डिवाइड करना होता है, उस वक्त ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं, ये सेल मेम्ब्रेन को सिग्नल देते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन अंदर दबती है और आपके पास एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए वो कह रहा है कि ये जो है ओवरऑल माइटोटिक ऑपरेटस, ये आपके पास एक्यूरेट और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल को इंश्योर करता है। ये तमाम कंपोनेंट्स में आगे जब आपको प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस पढ़ा रहा हूंगा, वहां रिपीट भी करवाऊंगा, ताकि आपके लिए ये कंसेप्ट जो है उन्हें जहन में लिंक करना आसान हो जाए। कहते दे आर हाईली रेगुलेटेड स्ट्रक्चर, जो कि माइटोसिस की एक्यूरेसी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। माइटोसिस की एक्यूरेसी का मतलब है कि ये जेनेटिक इंटेग्रिटी की मेंटेनेंस कर रहे हैं। जेनेटिक इंटेग्रिटी की मेंटेनेंस से मुराद ये है कि यही माइटोटिक ऑपरेटस है जो इस चीज को इंश्योर करता है कि आपके पास जब माइटोसिस के बाद दो नए सेल बनते हैं, तो उनमें वही जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, या उतना ही जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए जितना पेरेंट सेल में होता है, ताकि जो बनने वाले सेल्स हैं ये नॉर्मल हों। इस डायग्राम को जरा देखो, इसमें एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स बड़ी अच्छी तरह हाईलाइट किए हुए हैं, जिनका काम साइटोकाइनेसिस में है। जबकि ये वाले जो आपके पास काइनेटोकोर और नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स हैं, इनका काम कैरियोकाइनेसिस में, सेल की डिवीजन में है। ठीक, अब जो कैरियोकाइनेसिस है, ये आपके पास 4 फेसेस का नाम है जी। पहले प्रोफेस है, फिर मेटाफेस है, एनाफेस है और टीलोफेस है। इन्हें हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं खुद इस चीज को स्टॉप कर रहा हूं, क्योंकि जो हमने माइटोटिक ऑपरेटस वाला टॉपिक पढ़ा है, मैं चाहता हूं कि आप पहले इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल जो माइटोटिक ऑपरेटस वाला स्ट्रक्चर है, वो बन रहा है सेंट्रोसोम से।
सेंट्रोसोम एक चीज का नाम नहीं है। सेंट्रोसोम के अंदर हम देखते हैं फर्दर एक स्ट्रक्चर है विच इज सेंट्रियोल। इस सेंट्रियोल में आप देख रहे हो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स आके अरेंज हो रही हैं और फाइबर बना रहे हैं, और ये जो फाइबर्स बन रहे हैं इन्हें हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कह रहे हैं। ये फाइबर अगर क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच हो रहे हैं तो हम इसे नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल कह रहे हैं, और अगर ये आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं तो हम इन्हें नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल कह रहे हैं। और अगर ये रेडिएट कर रहे हैं आउटवर्ड टुवर्ड सेल मेम्ब्रेन तो आप इन्हें एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स कह रहे हो, और इन्हें कलेक्टिवली आप माइटोटिक ऑपरेटर्स का नाम दे रहे हो। कल यहीं से हम इंशाल्लाह वीडियो का आगाज करेंगे। आपके पास लिंक में क्वेश्चन बैंक और वर्कशीट मौजूद है, जितना पढ़ा है इसको आप प्रैक्टिस करो ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर रहें। कल इंशाल्लाह यहीं से मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।